जय भारत दोस्तों। आज क्लास 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाली बुक हमारी अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज इस चैप्टर के 4th पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में यानी कि तीसरे पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगले पार्ट में हम अर्थव्यवस्था के संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के संरचना को जानने से पहले हमें अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्रियाओं के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट तक यानी कि अर्थव्यवस्था के जितनी भी चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टर में हमें अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक क्रियाएँ होती हैं वो आएंगी और उनको समझना हमें सबसे पहले ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाएं होती हैं। कितनी आधारभूत क्रियाएं होती हैं? 3। और इन्हीं तीनों आर्थिक आधारभूत क्रियाओं के बल पे यानी कि अर्थव्यवस्था की जो 3 आधारभूत क्रियाएं हैं, ये तीनों क्रियाएं पूरे अर्थव्यवस्था में आपको आते रहेंगी और इसलिए इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। और मैं बताऊं तो इन्हीं तीनों आधारभूत क्रियाओं के इर्द गिर्द अर्थव्यवस्था की सारी पहियां घूमती रहती है, सारी चक्कियां घूमती रहती है, तो इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाएं, पहला है उत्पादन। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, आप अच्छे से जानते होंगे। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को उत्पन्न करना, किसी भी वस्तु को बनाना। फैक्ट्री में बनाओ, आप गृह उद्योग के थ्रू बनाओ, घर में बनाओ, फैक्ट्री में बनाओ, छोटे उद्योग में बनाओ, बड़े उद्योग में बनाओ, बड़े स्तर पे बनाओ, किसी भी तरीका से जब हम किसी वस्तुओं को या सेवाओं को उत्पादन का, आप यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा क्या है कि उत्पादन का अर्थ उस क्रिया से है जो किसी भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है या पहले से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करती है। मतलब आप अगर आपकी कोई छोटा उद्योग है, कोई बड़ा उद्योग है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, किसी भी प्रकार के उद्योग है, बृहत पैमाने उद्योग हैं, उन उद्योगों में कोई भौतिक वस्तुओं का जब उत्पादन होता है, बनता है किसी फैक्ट्री में, तो वो कहलाता है उत्पादन। अब या पहले से उत्पादित वस्तु या पहले से मान लेते हैं कि आपके पास बना हुआ कोई वस्तु है और मार्केट के डिमांड के हिसाब से आपको उसका मूल्य बढ़ाना पड़ रहा है। मूल्य बढ़ा करके आपके स्टॉक में पहले से आपने बना करके बहुत सारी वस्तुओं को रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को रखा हुआ है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खाने वाली कोई वस्तु हो, उपयोग में आने वाली कोई वस्तु हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की वस्तु हो, कोई भी वस्तुएँ हो, मतलब फैक्ट्री में जो बनती हैं वस्तुएं, आप उसको एक भाषा में आप समझ सकते हैं। वो सारी वस्तु पहले से आपकी बनी हुई है, पहले से उत्पादित वस्तुएं हैं और मार्केट के डिमांड के हिसाब से अगर आप उनका मूल्य बढ़ा करके आप उसको मार्केट में बेचते हैं या फिर से उसको मार्केट में ला करके आप उसको बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो अब मुझे बताइए कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा कि नहीं निभाएगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था तो तभी इंक्रीज़ होगी ना जब आप वस्तु बनाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे? बेचेंगे, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो, चाहे वो बड़े पैमाने पे हो। दूसरा, जब कोई वस्तु बनेगा तो उसका उपभोग करने वाला भी कोई होना चाहिए। बिना उपभोग का वस्तु के उत्पादन का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम बिस्कुट फैक्ट्री में बिस्कुट बना रहे हैं और उसको खाने वाला ही कोई नहीं होगा। हम कुर्सी बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, बल्ब बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। दुनिया की जितनी भी आवश्यकताएं वाली वस्तुएं हैं, जो भी वस्तुएं हैं जो मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादित किया जाता है, वो सारी वस्तुएं बनेंगी और उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो फिर क्या मतलब ही बनता है उस उत्पादन का? तो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन के साथ साथ उपभोग करने वाला भी होना चाहिए। तो उपभोग का मतलब क्या हो गया? कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? कि मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति के लिए वस्तु या सेवाओं का प्रयोग करना। यानी कि हम अपनी वस्तु को, जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक फैक्ट्री में एक बिस्कुट बना, तो बिस्कुट जो बना वो बिस्कुट फैक्ट्री में बना, यानी कि फैक्ट्री में उस बिस्कुट का क्या हुआ? उत्पादन हुआ। अब वो बिस्कुट फैक्ट्री से बन करके किसी दुकानदार के पास आया और दुकानदार से लेकर के हमने उसको खाया, यानी कि उपभोग किया, तभी तो एक साइकिल चलेगी ना, तभी एक साइकिल चलेगी अर्थव्यवस्था की। यानी कि कोई बनाने वाला, फिर कोई खाने वाला, फिर वो पैसा का क्या होगा? एक रोटेशन होगा, फिर एक पूंजी का क्या होगा? रोटेशन होगा। और इसी तरह से तो अर्थव्यवस्था की पहिया चलती है दोस्तों, ठीक है। तो उपभोग करना यानी कि अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाओं में उत्पादन के साथ साथ उपभोग का भी उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हो गया निवेश या पूंजी निर्माण। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज मान लीजिए कि जितनी मात्रा में उत्पादन हो रही है उतनी ही मात्रा में अगर उपभोग होता रहे तो ये साइकिल तो चलेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था उसी रोटेशन में चलता रहेगा, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं होगी। अर्थव्यवस्था बढ़े, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए निवेश या पूंजी निर्माण भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तभी तो हम कहेंगे ना कि अर्थव्यवस्था, अगर मैं बात करूं भारत की अर्थव्यवस्था की, तो आज हम 5th पोजीशन पे हैं, लेकिन क्या हम 5th पोजीशन पे थे? नहीं थे ना। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी खराब थी?
आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले यानी कि 15 अगस्त से पहले तो हम सोच ही नहीं सकते, यानी कि जब हम गुलाम थे तो सोच ही नहीं सकते हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, क्योंकि वो हमारी खुद की अर्थव्यवस्था थी ही नहीं। वो हम उपनिवेशिक थे, वह हम किसी देश के लिए उपनिवेश बने हुए थे। हमारी अर्थव्यवस्था भी उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, उपनिवेश अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पे निवेश या पूंजी का निर्माण भी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक धुरी होती है। आप इसका परिभाषा क्या हो गया कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक साल में, आप देखते होंगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हम अक्सर न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं, आप पेपर्स वगैरह में देखते रहते हैं, हमारे मंत्री लोग वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष के बारे में बात करते हैं। तो वही वित्तीय वर्ष होता है कि एक साल में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की भौतिक पूंजी। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, ये भौतिक पूंजी। आप ये भौतिक, दोस्तों बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ भी आ सकती है तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो भौतिक पूंजी का मतलब होता है वैसी पूंजी, यानी कि किसान के हल से लेकर के कंप्यूटर, एसेसरीज़, आप अगर अपनी फैक्ट्री को या उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भवन का निर्माण कर रहे हैं जिससे आपकी फैक्ट्री में और ज़्यादा उत्पादन हो सके, वो सारी चीज़ें भौतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। यानी कि आप फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में आपको कंप्यूटर की आवश्यकता है जिसकी वजह से आपका उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, आपको फैक्ट्री में मशीन की आवश्यकता है, आपकी फैक्ट्री में नए नए यंत्रों की आवश्यकता है। तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, आप अगर वो चीज़ें परचेज करते हो तो वो आपका हो गया भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी जब आप इंक्रीज करोगे तो आपका उत्पादन भी इंक्रीज करेगा, और जब उत्पादन इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्थव्यवस्था क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो तीसरा इसका धुरी हो गया निवेश या पूंजी निर्माण, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की भौतिक पूंजी के स्टॉक में, यानी कि भौतिक पूंजी जो पहले आपके पास था, आपके पास एक कंप्यूटर था, आपके पास एक छोटी सी मशीन थी, आपके पास एक छोटा सा यंत्र था, आपके पास एक छोटा सा ऑफिस रूम था, उसमें अगर आप वृद्धि कर लेते हैं, स्टॉक में शुद्ध वृद्धि कर लेते हैं, तो वही वृद्धि क्या हो जाता है, आपका पूंजी निर्माण या निवेश होता है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके उत्पादन से होता है, क्योंकि आप यंत्र कब बढ़ाएंगे, आप मशीनरी कब बढ़ाएंगे, आप कंप्यूटर कब बढ़ाएंगे, आप अपने फैक्ट्री में नई नई जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो नए नए यंत्र आएंगे ताकि आपका उत्पादन क्षमता बढ़ सके, वो कब होगा, जब आप निवेश या पूंजी करेंगे। तो एक तरह से देखो तो उत्पादन और निवेश दूसरे से जुड़ा हुआ है। उत्पादन को बढ़ाना है तो निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले पार्ट में, यानी कि इसका जो 5th पार्ट होगा, उसमें डैम श्योर हम अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में ही बात करेंगे, जो इसका हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसके भी व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।